अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है YD योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे, थिंकिंग बिफोर लिंकिंग। आर्टिकल कंसर्न है सरकार के उस डिसीजन से जिसमें आधार कार्ड को इलेक्शन रोल से यानी कि मतदाता सूची से कनेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे ये बहुत अच्छा काम भी हो सकता है और डेंजरस काम भी हो सकता है। चलिए, ये आपका क्विज है आज का। अगले आधे घंटे में आप जो भी सीखें, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड इन दिस क्विज। पूरे मन से सीखो। सेशन के लास्ट में इसका मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आइए कुछ नया सीखते हैं। क्विज को जरूर अटेम्प्ट किया करो ताकि आपको पता लगे आपने कितना सीखा है पूरे लेक्चर में। चलिए, कह रहा है थिंकिंग बिफोर लिंकिंग। लिंक तो आप समझते ही हैं, जोड़ देना, और थिंक मतलब सोच लेना। कह रहा है सोच लेना, थिंक कर लेना जोड़ देने से पहले। अच्छा, किसको किससे जोड़ना है भाई? बात कर रहा है ऑन लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विद आधार। जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, जो मतदाता सूची हैं, जो वोटर्स की लिस्ट है, उसको आधार कार्ड से जोड़ने की बात कर रहा है। तो दोनों को जोड़ने से पहले आपको थिंक करना है, कहीं ये डेंजरस ना हो मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए। ठीक है। रोल क्या होता है? रोल एक लिस्ट होती है। एक्चुअल में इलेक्शन की जो लिस्ट होती है ना, वो गोल गोल करके बनी आती है ना। लंबी सी लिस्ट होगी मतदाताओं की, वोटर्स की। वोटर लिस्ट जो होती है उसको आप रोल करके रखते हो, तो हमने उस लंबी सी लिस्ट का नाम ही रोल रख दिया, इलेक्शन रोल है ना, इलेक्टोरल रोल। चलिए, टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है डिस्पाइट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विद आधार रेजेस एप्रीहेंशंस। कह रहा है बावजूद प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स के। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है भाई? बावजूद। प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस वाले हों, जो लिबरल हों, जो हमें आगे को ले जाएं। और एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। कह रहा है बावजूद इसके प्रोग्रेस वाले एस्पेक्ट्स के, पहलुओं के, हुआ क्या? कह रहे जो लिंकिंग करने का काम है ना इलेक्टोरल रोल्स को आधार के साथ, ये लिंकिंग करने का काम रेज करता है बहुत सारे एप्रीहेंशंस को, डाउट्स को, डरों को, फियर्स को। आगे समझ में? तो लिंक करने का काम बहुत प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स को रखता है, लेकिन बावजूद उन सभी पहलुओं के ये काम अपने आप में डर पैदा करने वाला भी है। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स को हमें इस आर्टिकल में ध्यान से देखना है। चलिए, अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिंकिंग आपका सब्जेक्ट है, रेजिज आपकी वर्ब है। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट बन के आ जाए वो कहलाती है जेरेंट, और जेरेंट की हमेशा सिंगुलर वर्ब रखी जाती है। तो लिंकिंग को हमें इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब देना पड़ा, पीछे एस लगा के। आगे एप्रीहेंशन मतलब डर, डाउट, सस्पिशन, फियर। डिस्पाइट का मतलब बावजूद, इसको इंस्पाइट ऑफ भी बोलते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग भी बोलते हैं। गलती यही होती है कि इंस्पाइट ऑफ यहाँ पे ऑफ लगाएं, लेकिन डिस्पाइट के बाद में ऑफ को कभी भी ना लगाएं। तीनों का मतलब है बावजूद। प्रोग्रेसिव मतलब जो आपको आगे ले जाए, इसका बिल्कुल उल्टा होता है रेट्रोग्रेसिव या रेट्रोग्रेड, जो आपको पीछे ले आए, है ना। प्रोग्रेसिव मतलब जिसमें आप तरक्की करो, रेट्रोग्रेसिव या रेट्रोग्रेड मतलब जिसमें आप पतन हो, आपका आप नीचे गिरो। एस्पेक्ट को फेसेट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब होता है पहलू। चलिए, वोकैब आज बहुत अच्छी है। अब एक काम करते हैं, सारी वोकैबुलरी पे नज़र डाल लेते हैं इस आर्टिकल की। एक साथ देख लेंगे तो स्मूथली इसको पढ़ पाएँ। उसी के साथ ऐड कर दूं, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YD10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये वोकैब शीट है अपनी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। रोज़ मैं इसको अपडेट करता हूँ, नए वर्ड्स को एंड में जोड़ देता हूँ। डाउनलोड कर लिया करो उसको, है ना। चलो, अगर ये वोकैब शीट आप पूरी कर लेते हो 500-600 वर्ड्स की, मेरे ख्याल से किसी भी एग्ज़ाम के लिए वोकैबुलरी का काम आपका यहाँ से हो जाता है। तो ढंग से इसी को कर लो ना। आज के वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 हैं।
वीड आउट, स्पिल ओवर, कमेंसुरेट, रिगरस और डोरमेंट। ये वीड आउट एक नया वर्ड है। देखो वीड क्या होती है? खरपतवार। फसलों के बीच में कुछ छोटे मोटे पौधे उग जाते हैं कांटों जैसे, जिनका कोई काम नहीं होता है ना खेत में, फसलों के बीच। तो किसान क्या करता है? इन छोटे मोटे वीड्स को यानी कि पौधों को काट के आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्योंकि ये क्या रिसोर्सेज को लेते जाते हैं, पानी भी चखेंगे, मिट्टी में भी अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन इनकी कोई प्रोडक्शन तो होती नहीं है। तो इन वीड्स को निकालना ही ठीक रहता है फसल में से। तो वीड आउट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को निकाल देना, वाइप आउट कर देना, एलिमिनेट कर देना। जैसे किसान वीड को आउट करता है अपने खेत में से। ये एक फ्रेजल वर्ब है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज द की टू वीडिंग आउट द वायरस। सार्वभौमिक वैक्सीनेशन, हर आदमी के वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ही कुंजी है, की है वीड आउट करने की, वाइप आउट करने की, निकाल फेंकने की वायरस को। समझ में आ गया? की टू अपने बाद हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेगा, की के बाद में की टू वीडिंग आउट मैंने लिखा है। तो इस तरीके से आप वीड आउट को यूज़ करना सीखें। इसको इरेडिकेट बोल सकते हैं, इसको अपरूट भी बोल सकते हैं। अपरूट का मतलब है रूट को अप कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना किसी चीज़ को, अपरूट करना। ये नया वर्ड था आज का। फिर एक पुराना वर्ड है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ के इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। किसी चीज़ के अंदर आपने कुछ किया लेकिन उसके बहुत आगे तक जा कर के परिणाम निकले, फलस्वरूप उसके रिजल्ट्स निकले, वो स्पिल ओवर इफेक्ट्स कहलाते हैं, है ना। ये बना कैसे है? गिलास में आपने पानी डाला, पानी डालते गए, गिलास फुल हो गया। अब फिर भी पानी डाले जा रहे हो तो वो गिलास क्या होगा? उसमें से पानी निकलने लगेगा और स्पिल ओवर होने लगेगा। तो जो पानी आपने गिलास में डाला है वो टेबल के नीचे भी आ जाएगा, घर में फर्श पे भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। जैसे गिलास में पानी स्पिल ओवर होकर बाहर आता है, वैसे इसको आप कनेक्ट करके रखना, ठीक है ना। एन अनएक्सपेक्टेड और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। इंक्रीज्ड फ्यूल कॉस्ट हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर गुड्स, ऑन अदर कंज्यूमर गुड्स। बढ़ी हुई तेल की कीमतें एक इनडायरेक्ट इफेक्ट रखती है, अनएक्सपेक्टेड और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस रखती है कंज्यूमर गुड्स के लिए। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हो सकता है आप नया टेलीविज़न खरीदो, नया फ्रिज खरीदो, है ना। इन चीज़ों के दाम भी आपको बढ़े हुए मिल जाएं, स्पिल ओवर इफेक्ट्स। इसको रेमिफिकेशन भी बोलते हैं और इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। दोनों ही स्पिल ओवर के जो है सिनोनिम्स हैं। आज इन दोनों वर्ड्स को आप देखेंगे। चलिए, वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। कमेंसुरेट, ये आपको मैंने समझाया हुआ है। को मतलब साथ में, मैंसुरेट मतलब तोलना या नापना। जब दो चीज़ें कमेंसुरेट होती हैं तो वो कंपेरेबल इन साइज होती हैं, वो प्रोपोर्शनेट होती हैं, वो एक जैसी होती हैं, उनको कंपेयर किया जा सकता है ना। तो कमेंसुरेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट या कमेंसुरेबल या कंपेरेबल इन साइज। हर सैलरी इज नॉट कमेंसुरेट विद हर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसकी जो सैलरी है वो बिल्कुल अनुपात में नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है उसकी काम की जिम्मेदारियों से। या तो काम बहुत ज़्यादा है, सैलरी बहुत कम है, या सैलरी बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कम है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक सिनोनिम होता है प्रोपोर्शनैलिटी नाउन फॉर्म में, कमेंसुरेबिलिटी नाउन फॉर्म में, है ना। इन वर्ड्स को अपने आज देखेंगे। चलिए, एक नया पुराना वर्ड है रिगरस, जिसमें बड़ा रिगर हो। रिगर का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस। तो रिगरस मतलब समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट और बर्डनसम। आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल जाने जाते हैं अपने स्ट्रिक्ट यानी कि रिगरस अनुशासन, डिसिप्लिन के लिए। इसको स्ट्रिंजेंट भी बोलते हैं। स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श, स्टर्न सब रिगरस के सिनोनिम है। रिगर नाम के नाउन से वर्ड बना है। तो ये रिगरस नाम का नाउन भी आज एडजेक्टिव जो है इसको भी देखोगे। लास्ट है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सोया हुआ, इनएक्टिव, स्लीपिंग। आपने डोरमेंट वोल्केनो यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में बहुत सुना होगा। द वोल्केनो हैज़ बिन डोरमेंट फॉर ईयर्स। ये ज्वालामुखी, ये वोल्केनो सो रहा है कई सालों से, मरा नहीं है, ये ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ डोरमेंट है। कभी भी जग सकता है, कभी भी इसमें ब्लास्ट हो सकता है ना। ऑल ऑफ अस हैव डोरमेंट टैलेंट्स दैट नीड समवन्स एनकरेजमेंट टू बी एक्टिवेटेड। हम सभी में सोए हुए टैलेंट होते हैं जिसको ज़रूरत होती है किसी के बढ़ावे की, एनकरेजमेंट की, किसी के सपोर्ट की। तो डोरमेंट का एक सिनोनिम होता है लेटेंट, हिडन या अल्टीरियर। अल्टीरियर को आज आप आर्टिकल में देखेंगे, है ना। छुपा हुआ, सोया हुआ, हिडन, अल्टीरियर। चलिए, 5 वर्ड्स हैं, रिवीजन चालू रखें अपना। चलिए, समरी टाइम। किस बारे में लिखा हुआ हमें पता लगे। सरकार ने एक नया बिल बनाया है, नया कानून है जिस पे अभी बहस होना बाकी है। कानून है कि कैसे आधार कार्ड को इलेक्शन रोल से जोड़ा जाए, मतदाता सूची से जोड़ा जाए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप घर बैठे ही वोटिंग कर पाएंगे अपने आधार कार्ड से लॉगिन करके, और सरकार को भी पता लग जाएगा कौन इंडिया का है, कौन इंडिया से बाहर का है। तो सबका
वेरिफिकेशन भी हो जाएगा वोटर्स का। लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं। सरकार के पास बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। किसी का भी इलेक्शन जो है से नाम कट भी सकता है इलेक्शन लिस्ट से, अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है, या अगर आप अपना आधार कार्ड नहीं दे पाओ तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको वोटिंग ना करने दिया जाए। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि प्रोग्रेसिव बिल है, अच्छा बिल है, लेकिन आपको इस पर पहले बहस करवानी है। अगर आप बहस नहीं करवाओगे ना तो लोगों को लगेगा कि आपकी अंदर की जो इरादे हैं वो गलत इरादे हैं। अगर आप इस बिल को वास्तव में प्रोग्रेसिव फॉर्म में ला करके देना चाहते हो पब्लिक को, तो इस पर सबसे कंसल्टेशन और बहस करवाओ, तब जाकर के ही इस बिल को पास करना, क्योंकि इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। बस आज इसकी यही समरी है। टोन है आज की एथिकल, सही और गलत के बीच की बात बता रहा है कि यही एथिकल है, सबसे बहस होने के बाद ही ये बिल को लगाया जाना चाहिए एथिकल टोन में। शुरू कर लें आर्टिकल को, अब डिटेल में देखते हैं। अपनी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड और iOS दोनों के। नीचे कमेंट सेक्शन में उसके लिंक रखे हैं। सभी क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में। आपकी रिक्वेस्ट पे बैंकिंग का कोर्स 1 साल के लिए हमने लॉन्च कर दिया है। 599 इसका प्राइस है, लेकिन इस कोड के साथ में आपको 475 में मिल रहा है क्रिसमस के मौके पे। 475 में 1 साल बैंकिंग प्री प्लस मेन कॉम्बो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी के साथ में आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हम पूरा करने वाले हैं। फ़ायदा ले सकते हो आप। डे 1 से आपको सभी वीडियोज़ का एक्सेस मिल जाता है इस कोर्स में, कैसे आपको राइट करना है सिखाया जा रहा है। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एसएससी बैंक के छोटे छोटे पॉकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 50-50 रुपए के अंदर। चलिए शुरू कर लें। कुछ आपको हर जो है कोर्स में कुछ फ्री वीडियोस मिल रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको कुछ कोर्स को बाय ही करना है। आप हर कोर्स में कुछ कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऐप के ऊपर फ़ायदा उसका ले सकते हो। कह रहा है अनविलिंगनेस टू अलाउ मीनिंगफुल डिबेट एंड इनवाइट वाइडर कंसल्टेशन कैन अंडू इवन द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक लेजिस्लेशन। कह रहा है जो आपकी अनविलिंगनेस है, जो आपकी रिलक्टेंस है, जो आपकी झिझक है, और किस चीज़ को लेकर के भाई अलाउ करने को, इजाज़त देने को, और किस चीज़ को, मीनिंगफुल डिबेट को, सही और अप्रोप्रिएट बहस को, सार्थक बहस को, और इनवाइट करने को, वाइडर कंसल्टेशन को, लेने को सबकी सलाह को। वाइडर मतलब हर तरफ, कंसल्टेशन मतलब सलाह। कह रहा आपकी जो झिझक है ना, अनविलिंगनेस है, इन दोनों कामों को करने के लिए ना तो इस पर बहस होने दूंगा, ना मैं किसी से सलाह लूँगा। कह रहा ऐसी आपकी अनविलिंगनेस, आपकी हेजिटेशन अनडू कर सकती है, पानी फेर सकती है, और किसके ऊपर, यहाँ तक कि आगे ले जाने वाले एस्पेक्ट्स पे, अच्छे प्रोग्रेसिव पहलुओं पे, और किसके, प्रॉब्लमेटिक लेजिस्लेशन के, ऐसे कानून के जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो कंट्रोवर्शियल कानून पे बहस ज़रूर करवा लेना, डिबेट ज़रूर करवा लेना, कंसल्टेशन ज़रूर कर लेना। नहीं करवाते हो तो ये कंट्रोवर्शियल कानून इसके प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स पे पानी फिर जाएगा। तो अनविलिंगनेस का मतलब आप समझ गए है ना, आपकी झिझक। अंडू, कैन अंडू इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है अनविलिंगनेस। सब्जेक्ट वर्ब को आपको पकड़ते जाना है ग्रीन और पिंक कलर में, पूरे आर्टिकल में आपको इसी तरीके से मिलेगा। ये अनविलिंगनेस वर्ड कैसे बना है समझा देता हूँ। विलिंगनेस मतलब आपकी रेडीनेस, किसी काम को करने की आपकी तैयारी। अनविलिंगनेस मतलब आप तैयार बिल्कुल भी नहीं हो, किसी काम को करने से आप झिझक रहे हो, इसीलिए इसको अपनी रिलक्टेंस भी बोलते हैं, अनविलिंगनेस का एक सिनोनिम। अंडू कैसे बना है, डू मतलब करना, अन मतलब उल्टा, पहले कोई काम किया फिर अंडू कर दिया, मतलब उस पर पानी फेर दिया। इनवैलिडेट करना किसी काम को, या ओवरटर्न करना, पानी फेरना बोलते हैं हिंदी में। मीनिंगफुल मतलब सार्थक, एस्पेक्ट मतलब पहलू या फेसेट। लेजिस्लेशन ये वर्ड मैं आपको जब भी आता है तो एक इससे जुड़ा हुआ एक आपको मैं ग्रामर रूल याद करवाता हूँ, है ना। ये ऐसा वर्ड है, और इसके जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जो ऐसे वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं कि इनको काउंटेबल आप मानोगे, लेकिन होते हैं वो अनकाउंटेबल। लेजिस्लेशन उन्हीं में से एक वर्ड है। इन सारे के सारे वर्ड्स को, सारे के सारे नाउन्स को कभी भी काउंट इंग्लिश में नहीं कर पाओगे। इन अदर वर्ड्स ना इनका प्लूरल बना सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ ये वर्ड्स कैसे काम करते हैं। वी हैव बॉट 5 इक्विपमेंट्स फॉर आवर स्टूडियो। इक्विपमेंट का मतलब होता है पैराफर्नेलिया, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण। हमने हमारे स्टूडियो के लिए 5 इक्विपमेंट्स को बाय किया है। आपने ज़रूर किया होगा, लेकिन इक्विपमेंट एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे का एस निकालेंगे, इसमें इक्विपमेंट ही लिखना होगा। अब 5 है तो इक्विपमेंट के साथ तो नहीं लिखा जा सकता, तो आप लिखेंगे 5 पीसीज ऑफ इक्विपमेंट फॉर आवर स्टूडियो। ये सभी नाउन्स इसी तरीके से काम करते हैं। वैसे ही 3 न्यू रिसर्चेज हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द टॉपिक। 3 नई रिसर्च जो है टॉपिक पे पब्लिश हुई हैं।
अब देखो रिसर्च भी ऐसा एक नाउन है, तो ई एस एस नहीं आ सकता, निकाल दो। अब 3 जो है ना वो नई रिसर्च नहीं है, 3 न्यू पीसीज ऑफ रिसर्च हैव बीन पब्लिश्ड। समझ में आ गया? सभी नाउन्स को आपको इसी तरीके से ट्रीट करवाना है, स्पाईवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लेजिस्लेशन, आर्टिलरी, ग्लास, न्यूज़, इक्विपमेंट। द पुलिस हैज़ गॉट सम इंफॉर्मेशन या न्यूज़ अबाउट द क्रिमिनल्स। पुलिस को कई इंफॉर्मेशन या न्यूज़ खबरें मिली हैं क्रिमिनल्स के बारे में, तो क्या करेंगे भाई, वही काम करना है, इंफॉर्मेशंस का एस निकाल दो, और न्यूज़ के पीछे तो वैसे ही एस आता है ना, इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे सम पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अबाउट द क्रिमिनल्स। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपका टेस्ट करूँगा, यही वाला है ना। चलो, बार बार इसीलिए करवा रहा हूँ, एग्जाम में गलती मत करके आना। कह रहा है इग्नोरिंग प्रोटेस्ट द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मैनेज्ड टू पुश थ्रू अ बिल इन पार्लियामेंट टू लिंक इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार इकोसिस्टम। इग्नोर करते हुए, प्रोटेस्ट को दरकिनार करते हुए या नज़रअंदाज करते हुए लोगों की अपोजिशन को, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मैनेज कर गई है पुश थ्रू करने को, धक्का मारने को, एक बिल को, एक एक्ट को, और किसमें, पार्लियामेंट में, जो है लिंक करने का आधार के डेटा को, इलेक्टोरल डेटा को, मतदाता के डेटा को आधार के इकोसिस्टम के साथ, आधार के एनवायरनमेंट के साथ। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट आए, लेकिन सबको सरकार ने इग्नोर किया, कोई बातचीत नहीं की, कोई बहस नहीं की, कोई इन्होंने आर्गुमेंट पेश नहीं किया, बस धक्का मार करके एक बिल ले आई है पार्लियामेंट में, जिसमें इलेक्टोरल रोल डेटा जो है आधार के साथ जोड़ दिया जाएगा। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ मैनेज्ड। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है। लिंक विद, कौन सी चीज़ किससे जोड़ी जा रही है, इसलिए लिंक विद। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑन द फेस ऑफ इट द बिल्स ऑब्जेक्टिव टू प्योरीफाई द रोल्स एंड वीड आउट बोगस वोटर्स may appear laudable, but the seeding of Aadhaar data with voter identity particulars may seem to be a good way of achieving it। कह रहा है अपनी नज़र से, अपनी शक्ल से। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है देखने में, दिखाई देने में, ठीक है ना, दिखाई देने में। इस पर अभी आऊँगा मैं फिर से। कह रहा है दिखाई देने में, ऑन द फेस ऑफ इट। जो बिल है ना, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, और क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है साफ सफाई करना, प्योरीफाई करना, क्लीन करना इलेक्शनल रोल को, मतदाता की सूची को, और वीड आउट करना बोगस वोटर्स को। वीड आउट आपने देख लिया ना, बाहर निकालना नकली वोटर्स को। कोई बांग्लादेश से आया है, इंडिया में आकर के वोट कर रहा है ना, बोगस वोटर्स है, इंडिया का वोटर है ही नहीं वो। कह रहा है देखने में जो बिल के जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स ये दिखाई दे सकते हैं लॉडेबल, अपने आप में बड़े प्रशंसनीय है। और जो सीडिंग है, जो जोड़ देने का काम है, सीडिंग का मतलब यही होता है किसी को जोड़ देना। जो सीडिंग का काम है आधार डेटा का वोटर आइडेंटिटी के पर्टिकुलर्स के साथ, वोटर आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन के साथ, वो भी दिखाई दे सकता है। और क्या, एक बहुत अच्छा तरीका अचीव करने का, इस चीज़ को पा लेने का। आ गया समझ में? तो देखने में बिल लगता है अपने आप में बड़ा ही प्रोग्रेसिव बिल है। बोगस वोटर्स बाहर निकलेंगे, इलेक्टोरल रोल्स जो हैं प्योरीफाई कर दिए जाएंगे। अब देखो, बिल्स ऑब्जेक्टिव, इसकी वर्ब है में अपीयर, और सीडिंग की वर्ब है में सीम। सीडिंग अगेन एक जीरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। सीम, अपीयर, लुक, सभी के सभी लिंक वर्ब्स के बाद में आप टू बी को यूज़ कर सकते हैं। तो मे सीम अ गुड वे, ये भी ठीक है, और मे सीम टू बी अ गुड वे, ये भी ठीक है। लिंक वर्ब्स की लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, सभी लिंक वर्ब्स ऐसे ही बिहेव करती हैं, टू बी को ले सकती हैं। वीड आउट आप देख चुके हैं, बाहर निकालना, इरेडिकेट करना, अपरूट करना। लॉडेबल मतलब जो अपलोडेबल हो, प्रेजवर्दी हो, प्रशंसनीय हो। अपलोडेबल से ही लॉडेबल हमने बनाया है, इसका एक छोटा जो है फॉर्म है अपलोडेबल का, लॉडेबल। चलिए अब एक छोटा सा मैं आपको रूल और करवा देता हूँ। ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब होता है देखने में या जाहिर तौर पे, अपरेंटली या सीमिंगली। अब इस पे गलती क्या होती है, ध्यान से समझो। द कार ऑन द फेस ऑफ इट या देम लुक्ड एक्सपेंसिव। कार देखने में बड़ी ही महंगी दिखाई देती थी। ऑन द फेस ऑफ इट लगाया या देम लगाया। देखो कार तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से इट आना चाहिए, देम को निकाल देता हूँ। कार देखने में बड़ी ही एक्सपेंसिव जान पड़ती थी, दिखाई देती थी बड़ी ही महंगी, लेकिन यहाँ पे लिख दिया हमने कार्स। अब देखो कार्स के लिए आप इट ना लगाएं, आप लगाएं देम। अब इट नहीं आ सकता ना, क्योंकि कारें तो बहुत सारी हैं। तो कारें जो थी दिखाई देने में बड़ी ही एक्सपेंसिव लगती थी। ये कॉमन सी मिस्टेक है जो सब करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट के साथ।
सिंगुलर के साथ में इट, प्लूरल के साथ में आप देम लगा देंगे अपनी ग्रामर की नॉलेज के हिसाब से। लेकिन याद रखें ये एडवर्बियल फ्रेज है, अपनी जो फॉर्म को चेंज नहीं करता है। अगर एक कार हो तब भी इट लगाना है, एक से ज़्यादा कारें हो तब भी इट लगाना है। इस एडवर्बियल फ्रेज का नाउन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो कार्स के साथ में भी ऐसे ही लिखोगे आप ऑन द फेस ऑफ इट, ना कि ऑन द फेस ऑफ देम। नेवर चेंज द फॉर्म ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट। चलिए आगे बढ़े, आज के क्विज में यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडीड दिस कैन ऑल्सो अलाउ फॉर रिमोट वोटिंग अ मेजर दैट कुड हेल्प माइग्रेंट वोटर्स। कह रहा है वास्तव में ये अलाउ भी कर सकता है, अलाउ फॉर कर सकता है, ये आपको इजाज़त दे सकता है रिमोट वोटिंग की, घर से बैठ करके वोटिंग की। कह रहा है एक मेजर, ये एक ऐसा कदम है जो हेल्प कर सकता है माइग्रेंट वोटर्स को, ऐसे वोटर्स जो माइग्रेट करते हैं, जो कहीं से किसी दूसरी स्टेट में जाके जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये मदद जो है करने वाला है। दिस की वर्ब है कैन ऑल्सो अलाउ फॉर, दैट की वर्ब है कुड हेल्प। कुड यहाँ पे बताया फ्यूचर के लिए है ना, फ्यूचर की वीक पॉसिबिलिटीज़ के लिए। कह रहा है द 4 क्वालिफाइंग डेट्स फॉर रिवीजन ऑफ रोल्स विल हेल्प इन फास्टर एनरोलमेंट ऑफ दोज हु टर्न 18। कह रहा है 4 जो क्वालिफाइंग डेट्स रखी गई हैं, और किसके लिए? रिवीजन ऑफ रोल्स के लिए, मतदाता सूची के रिवीजन के लिए, उसमें कांट छांट के लिए। कह रहा है ये डेट्स भी हेल्प करेंगी फटाफट एनरोलमेंट में, पंजीकरण में उन लोगों के जो 18 साल के होते हैं। तो साल में 4 बार आपका आधार कार्ड, आप जो है अपना आधार डेटा सरकार से शेयर करके 4 मौके आपको मिलेंगे हर साल अपना इलेक्टोरल जो है कार्ड बनवाने के। तो इससे क्या होगा, जो लोग 18 के होते हैं फटाफट अपना कार्ड भी बनवा सकेंगे। तो बड़े फायदे हैं इस नए कानून के, है ना। 4 क्वालिफाइड डेट्स की वर्ब है विल हेल्प, हु की वर्ब है टर्न 18। टर्न का मतलब है हो जाना, बन जाना, बिकम। कह रहा है हाउएवर अदर एस्पेक्ट्स होल्ड ग्रेव इम्प्लीकेशंस फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। कह रहा है लेकिन दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, दूसरे जो पहलू हैं, वो होल्ड करते हैं, रखते हैं बहुत ही ग्रेव, बहुत ही सीरियस इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को, स्पिल ओवर या इम्प्लीकेशंस को इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज के लिए, ऐसी एक डेमोक्रेसी के लिए जो इलेक्शन पे चलती है, जहां ट्रूली इलेक्शन के नाम पे सरकार जो है चुन करके आती है। आया समझ में? तो इसके कई डेंजरस एस्पेक्ट्स भी हैं। तो अदर एस्पेक्ट्स होल्ड हो गई इसकी वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, पीछे एस नहीं लगा हुआ है। इम्प्लीकेशन मैंने आपको बता रखा है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसे परिणाम जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। चलिए अब देखते हैं कौन से ग्रेव इम्प्लीकेशंस हैं, आगे बताएगा। कह रहा है द अपोजिशन अंडरस्कोर्ड द पॉसिबल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स अनविलिंग और अनेबल टू सबमिट आधार डिटेल्स, the possible violation of privacy and the possibility that demographic details may be misused for profiling of voters। तो ऑपोजिशन ने अंडरस्कोर किया है इन इम्प्लीकेशंस को, ऑपोजिशन ने हाईलाइट किया है, सबके सामने रखा है। अच्छा किसको भाई? पॉसिबल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है आपसे आपका मत देने का, वोट देने का अधिकार जो है, हक जो है छीन लिया जाए। इस वर्ड को मैं अभी तोड़ के आपको बताऊंगा, ठीक है, बड़ा आसान सा वर्ड है ये। तो ऑपोजिशन ने हाईलाइट किया है इस पॉसिबिलिटी को कि किसी का वोट देने का अधिकार, हक जो है सरकार छीन सकती है। और किसका? एक सही वोटर का, एक लेजिटिमेट वोटर का। और कौन है ये बंदा? जो अनविलिंग है, जो तैयार नहीं है, या अनेबल है, जो सक्षम नहीं है सबमिट करने में आधार डिटेल्स को। तो अगर आप सही आदमी हैं, वोटर हैं, अपने सिटीजन हैं, लेकिन आधार कार्ड सरकार को ना देना चाहें, या आप सबमिट ना करना चाहें, या ना कर पाएँ, तो आपका जो है वोट देने का, वोटिंग जो राइट्स जा सकते हैं। कह रहा है ये एक पॉसिबल वायलेशन भी हो सकता है प्राइवेसी का, आधार की इंफॉर्मेशन सरकार के पास जारी है। और पॉसिबिलिटी भी है कि डेमोग्राफिक डिटेल जो हैं, वोटर्स की जो डिटेल जो हैं, उनको मिसयूज़ किया जा सकता है प्रोफाइलिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए वोटर्स की। तो सरकार के पास बहुत पावर्स आ सकती हैं इस जो है नए कानून के बाद। सरकार अपने हिसाब से प्रोफाइलिंग करेगी, नए नए वार्ड को डिलिमिट करेगी, जहाँ पे इनके वोटर्स हैं वहाँ पे नया वार्ड बना देगी, है ना। तो ये सब चीज़ें सरकार जो है इस कानून के जरिए कर सकती है। ऑपोजिशन की वर्ब है अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, एम्फसाइज करना, ब्रिंग टू लाइट करना, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, किसी चीज़ पे जोर देना। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ये कैसे बना है बता देता हूँ। फ्रेंचाइज आपने एक वर्ड सुना होगा, ये एक स्पेशल राइट होता है, खास करके वोटिंग के राइट को फ्रेंचाइज बोला जाता है ना। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है वोटिंग राइट्स। फ्रेंचाइज से हमने नाउन से वर्ब बना दिया एनफ्रेंचाइजमेंट, इसका मतलब है किसी को वोटिंग का राइट देना। सरकार जब आपको वोटिंग का राइट देती है 18 साल होने पे, तो आपको एनफ्रेंचाइजमेंट देती है ना, एनफ्रेंचाइजमेंट करती है आपका।
अब इसका बिल्कुल उल्टा है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, किसी से वोटिंग का राइट ले लेना, वापस छीन लेना, ठीक है ना। फ्रेंचाइजमेंट, एनफ्रेंचाइजमेंट और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ऐसे ये वर्ड बनाए। इस तरीके से याद रखोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईच इज़ अ वैलिड कंसर्न दैट ought टू बी कंसिडर्ड बाय अ पार्लियामेंट्री कमेटी। कह रहा है ऊपर जो भी बताएं ऑपोजिशन ने, ईच उनमें से हर एक वैलिड कंसर्न है, सही कंसर्न है, जिसको कंसीडर किया ही जाना चाहिए, ought टू बी कंसिडर्ड है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, हमारी एक सरकारी कमेटी के द्वारा। समझ में आ गया। ईच की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है ought टू बी कंसिडर्ड। दैट यहाँ पे कंसर्न के लिए आया है, आपका सब्जेक्ट का काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन बन के। ought टू का मतलब आप जानते हैं, आपकी मोरल या एथिकल ऑब्लिगेशन आप बताते हैं, ऐसी चीज़ जो मोरली एथिकली आपको करनी चाहिए ought टू से बता पाएंगे। वी ought टू ओबे एल्डर्स, हमें एल्डर्स को ओबे करना चाहिए, है ना। ought टू बता रहा है इस मोरल एथिकल ऑब्लिगेशन को। वैसे ही वी ought टू नॉट लिटर ऑन पब्लिक स्पेसिस, हमें नहीं लिटर करना चाहिए, नहीं गंदगी फैलानी चाहिए पब्लिक स्पेसिस में। लिटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना। अब ध्यान रखें ought टू नॉट लिटर ऐसा ना लिखें। ought टू के बाद में अगर नोट लगाना हो तो आप क्या करते हैं, नोट को टू से पहले लगाते हैं। तो एक कॉमन सी मिस्टेक होती है ought टू के साथ में, ought नॉट टू लिखें जब भी लिखें, ought टू नोट ना लिखें, ठीक है ना। नोट प्लस में टू आता है, टू प्लस में नोट इंग्लिश में नहीं यूज़ करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज सेड द प्रपोजल हैज़ बीन यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो ought टू करेगी कंसीडर, उसी के लिए हमारे लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, केंद्र सरकार के कानून मंत्री, वो कह रहे हैं कि प्रपोजल जो है उसको यूनानिमसली अप्रूव किया जा चुका है, उसको एक सहमति से, है ना, आम सहमति से उसको हामी दी जा चुकी है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, जो है लॉ एंड जस्टिस के ऊपर। मिनिस्टर की वर्ब है हैज सेड, प्रपोजल की वर्ब है हैज़ बीन अप्रूव्ड पैसिव वॉइस में। यूनानिमसली मतलब जब यूनो सबका एनिमस हो, सबका एक दिमाग हो, सबकी आम सहमति हो किसी मामले को लेके। इसको कंसेंसुअल भी बोलते हैं, यूनानिमस और कंसेंसुअल एक ही बात है ना। चलिए कह रहा बट इट इज़ नॉट क्लियर इफ द स्पेसिफिक्स ऑफ द बिल हैड बीन डिस्कस वाइडली एंड पब्लिक ओपिनियन सॉट। कह रहा लेकिन इससे ये बात साफ नहीं है, जो इन्होंने बोला किरण रिजिजू ने, इनसे ये बात साफ नहीं है कि जो स्पेसिफिक्स हैं, जो खास इंफॉर्मेशन है इस बिल की, है ना, खासियतें हैं, उनको डिस्कस किया गया है या नहीं किया गया है सब तरफ वाइडली, और जो पब्लिक की ओपिनियन है, लोगों की जो सहमति है, लोगों की जो राय है, उसको सीख या सॉर्ट किया गया है या नहीं किया गया है। तो ठीक है, आपको अप्रूवल तो मिल गई, लेकिन इस पर आपने बहस करके लोगों की राय मांगी है या नहीं मांगी, इसका हमें अभी तक नहीं पता है। इट की वर्ब है इज, स्पेसिफिक्स की वर्ब है हैड बीन डिस्कस्ड, ओपिनियन की वर्ब है हैड बीन सॉट। हैड बीन दो बार नहीं लिखा गया, हैड बीन डिस्कस लिख करके यहाँ पे हैड बीन सॉट को ऐसे ही छोड़ दिया गया बिना हैड बीन के, है ना। हेल्पिंग वर्ब को आप छोड़ सकते हैं अगर एक ही सेंटेंस में दो बार आ रही है तो। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा देयर आर इंडीड कंप्लेंट्स दैट सम इलेक्टर्स may be registered in more than one constituency and that non-citizens have been enrolled, but these can be addressed by other identification processes। कह रहा सच में कंप्लेंट्स तो हैं, वास्तव में हमारे पास शिकायतें तो हैं। अच्छा कौन सी शिकायतें भाई? कुछ इलेक्टर्स जो हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं। इलेक्टर का मतलब जो इलेक्ट करे, जो वोट डाले, जो वोटिंग करे। तो कुछ वोटर्स जो हैं आप और मेरे जैसे, वो रजिस्टर हो सकते हैं एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यहाँ भी वोट कर दिया और वहाँ भी वोट कर दिया, है ना, एक से ज़्यादा चुनाव क्षेत्र में। और कई नॉन सिटीजन जो हैं, जो कई देश के बाहर के लोग हैं, इंडिया में आते हैं इलीगली, वो भी एनरोल हो चुके हैं, वो भी अपना वोटर कार्ड जो है बनवा चुके हैं। तो कह रहा वास्तव में कंप्लेंट्स तो हैं। कह रहा लेकिन ये सभी की सभी एड्रेस की जा सकती हैं दूसरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से, आधार के अलावा भी। आया समझ में? तो कंप्लेंट्स तो हैं लेकिन आधार को ही यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। कंप्लेंट्स की वर्ब है आर, इलेक्टर्स की वर्ब है मे बी रजिस्टर्ड, नॉन सिटीजन्स की वर्ब है हैव बीन एनरोल्ड पैसिव वॉइस में, दीज की वर्ब है कैन बी एड्रेस्ड, दीज आया कंप्लेंट्स के लिए। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है भाई? इस कंप्लेंट नाम के वर्ड को ध्यान से देख लेना। कंप्लेंट जिसके पीछे टी आ रहा है ये है एक नाउन, कंप्लेन जिसके पीछे टी नहीं आ रहा ये है एक वर्ब। कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, कंप्लेन का मतलब है शिकायत करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
The locals tried to complain against the lack of hygiene in their society, but nobody admitted their complaint. लोकल्स ने ट्राई किया कंप्लेंट करने का, शिकायत करने का सफाई की कमी को, लैक ऑफ हाइजीन को अपनी सोसाइटी में, लेकिन किसी ने भी नहीं दर्ज किया, एडमिट किया उनकी शिकायत को। तो ट्राई तो उन्होंने किया बहुत बार, लेकिन शिकायत उनकी दर्ज नहीं हुई। अब देखो, ट्राइड टू कंप्लेंट, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब होती है कंप्लेन, तो यहाँ पे कंप्लेंट मत लिखो। ट्राइड टू कंप्लेन, यहाँ पे आपको इन्फिनेटिव चाहिए, वर्ब चाहिए, तो टू कंप्लेन आप लिखेंगे, ना कि टू कंप्लेंट, है ना, पीछे का टी निकाल दें। और किसी ने भी दर्ज नहीं किया, एडमिट वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कंप्लेन नाम का नाउन। ये कंप्लेन एक वर्ब है नाउन फॉर्म के लिए, इसको आपको टी लगा के बताना पड़ेगा, सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे। यहाँ पे एडमिट वर्ब का ऑब्जेक्ट है कंप्लेंट नाम का नाउन, तो नाउन बनाओगे तो टी लगेगा, तभी नाउन बनेगा ये, है ना। तो इस तरीके से कंप्लेन और कंप्लेंट में आपको कंफ्यूजन दे सकता है आपका एग्जामिनर। आगे बढ़े, चलो सेंटेंस को ब्रेक करना सीख जाओ, तभी आधे रूल्स आपके समझ में आएंगे, नहीं तो आप रट्टा ही मारते रहते हो, है ना। ब्रेक क्या करो हर सेंटेंस को। कह रहा है इनफैक्ट द आधार डेटाबेस मे बी रिलेवेंट टू वेरीफाई वोटर आइडेंटिटी बिकॉज इट इज आइडेंटिफायर ऑफ रेजिडेंट्स नॉट सिटीजन्स। कह रहा है सच में इनफैक्ट जो आधार का डेटाबेस है हो सकता है बिल्कुल भी रेलिवेंट ना हो, एकदम इरेलीवेंट हो, वेरीफाई करने के लिए वोटर की आइडेंटिटी को। कह रहा है क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक पहचान का जो है निशान है, रेसिडेंट्स का, सिटीजन्स का नहीं। अगर आप इंडिया में बाहर से गैर कानूनी आकर के भी बस जाते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, तो इसका मतलब है आप इंडिया में रहते हैं, आपका सिटीजन होने का कोई प्रूफ आधार कार्ड नहीं देता है, ठीक है ना। तो डेटाबेस की वर्ब है मे बी इरेलीवेंट, इट की वर्ब है एस। आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है। कह रहा है एंड द कंप्लेंट्स ऑफ रॉन्गफुल एनरोलमेंट हैव कम अप even against the unique identity number allotted to more than 90% of the population। ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि इसमें पंक्चुएशन की एक एरर है। जब मैं इसको रात में पढ़ रहा था, मुझे 5 मिनट इस सेंटेंस को बार बार पढ़ना पड़ा, है ना। कन्फ्यूजन मेरी बाद में निकली, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कॉमा की मिस्टेक है, इस वजह से थोड़ा अजीब लिखा हुआ है। देखो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है जो कंप्लेंट्स हैं, अब देखो कंप्लेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आया है ना, नाउन बन के। कह रहा है जो शिकायतें हैं गलत एनरोलमेंट की, गलत तरीके से वोटर कार्ड में अपना नाम डलवा लेने की, कह रहा है ये शिकायतें कम अप हुई हैं, ये शिकायतें इमर्ज हुई हैं, उभर करके आई हैं। यहाँ तक कि अगेंस्ट यूनिक आइडेंटिटी नंबर के खिलाफ भी, आधार नंबर के खिलाफ भी, यूआईडी मतलब आधार। कह रहा है जो कि अलॉट हुआ है 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को, भारत में 90% से ज़्यादा लोगों को। देखने में लगता है कि भारत में 90% से ज़्यादा लोगों के यूआईडी के खिलाफ कंप्लेंट्स आ चुकी हैं इस सेंटेंस को देख करके, जो कि गलत बात है, हो ही नहीं सकता भाई। इंडिया की 90% पॉपुलेशन मतलब 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ लोगों के थोड़े ना ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं। एक्चुअल में सेंटेंस ये इतना ही है। कह रहा है कंप्लेंट्स आ चुकी हैं यहाँ तक कि आधार नंबरों के खिलाफ भी। ये जो आगे इसने लिखा है ना, ये पूरा का पूरा एक नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। कह रहा है वो आधार नंबर, वो यूआईडी जो भारत में 90% लोगों के पास है। समझ रहे हो ना, सेंटेंस इतना ही है। ये कंप्लेंट्स आ चुकी हैं यहाँ तक कि कई आधार नंबरों के पास जो है खिलाफ भी, वो आधार नंबर जो भारत में 90% पॉपुलेशन अपनी जेब में रखती है। तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इस कॉमा ना होने की वजह से सेंटेंस का मीनिंग बिगड़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी कन्फ्यूजन हुई हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना, खुद से अगर पढ़ रहे थे जब। कह रहा मिस्टर रिजिजू इज कॉन्फिडेंट दैट द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल satisfies the test laid down by the Supreme Court, a permissible law, a legitimate state interest and proportionality। कह रहा है मिस्टर रिजिजू जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो कॉन्फिडेंट है, पूरा भरोसा है उनको अपने आप पे, दैट वो ये कि जो ये नया बिल है जिसको एक कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, ये सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है सभी कसौटियों को, सभी टेस्ट को जो लेड डाउन है, जो इस्टेब्लिश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा क्या है भाई ये सारी कसौटियाँ? ऐसा लॉ बनाओगे जो परमिसिबल होगा, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त आपको होगी। इस लॉ में लेजिटिमेट स्टेट का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। लॉ ऐसा बने जिसमें राज्य का यानी कि देश का कुछ भला भी होना चाहिए, और इसमें प्रोपोर्शनैलिटी भी होनी चाहिए। जितना बड़ा बदलाव ये लॉ करना चाहे उसी बदलाव के प्रोपोर्शन में हमें फ़ायदे भी होने चाहिए।
ऐसा ना हो लॉ जो है पूरा देश का कानून व्यवस्था बदल दे और उसका कुछ फ़ायदा ना निकले। तो जितना बदलाव ये लाएगा उतना प्रोपोर्शन में उसका बेनिफिट भी हो, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। समझ में आ गया? डिटेल में बता रहा हूँ। रेजिड्यू की साहब की वर्ब है इज, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल की वर्ब है सेटिस्फाइड, लेड डाउन मतलब स्टैब्लिश्ड, कसौटियों यानी टेस्ट के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है लेड डाउन। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये कसौटियाँ होती हैं किसी भी नए लॉ को लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन कसौटियों को फिक्स किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउएवर दिस हैज़ टू बी रिगरसली एग्जामिन्ड, हालांकि इसको अभी रिगरसली एग्जामिन करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही फॉर्मली, रिगरसली देखना पड़ेगा। कैसे? कह रहा है इवन दो द आधार रिक्वायरमेंट इज सेड टू बी वॉलंटरी, इन प्रैक्टिस इट कैन बी मेड मैंडेटरी। कह रहा है यहाँ तक कि जबकि आधार की जो रिक्वायरमेंट है वो कही जाती है कि वो वॉलंटरी है, वो आपकी इच्छा से है, आप देना चाहो आधार या ना देना चाहो। तो कह रहा है यहाँ तो अभी यही कहा जा रहा है कि आधार जो है कंपलसरी नहीं है देना। कह रहे लेकिन वास्तविकता में, हकीकत में, प्रैक्टिस में ये मैंडेटरी बनाया जा सकता है आज से कई साल बाद जा करके। तो लॉ को हमें देख करके लगाना है ना, आज का सोच करके नहीं लगाना है, आगे का कई सालों का सोच करके इस लॉ को आपको पास करवाना है। रिक्वायरमेंट की वर्ब है इज सेड, पैसिव वॉइस में, सेड पैसिव वॉइस में एक लिंक वर्ब होती है। इज सेड मतलब ऐसा कहा जाता है ना, तो लिंक वर्ब अपने बाद में टू भी ले रही है। वॉलंटरी मतलब आपकी इच्छा से। इट की वर्ब है कैन बी मेड पैसिव वॉइस में। मैंडेटरी मतलब जरूरी या नेसेसरी। कह रहा द बिल सेज द इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे रिक्वायर द सबमिशन ऑफ आधार नंबर बोथ फॉर न्यू इनरोलमेंट्स एंड दोज ऑलरेडी इनरोल्ड। कह रहा बिल ऐसा कहता है कि ये जो अफसर है, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन अफसर, ये रिक्वायर कर सकता है सबमिशन को आधार नंबरों के दोनों के लिए, नए इनरोलमेंट के लिए और उन लोगों के लिए जो पहले से इनरोल्ड हैं उनके लिए भी। तो ये इलेक्शन ऑफिसर अगर किसी का आधार नंबर मंगवा ले और आप ना दो तो हो सकता है आपका मतदाता सूची से जो वोटर लिस्ट से नाम भी कट जाए, है ना। बिल की वर्ब है सेज, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की वर्ब है मे रिक्वायर। आगे कह रहा है द चॉइस नॉट टू सबमिट इज लिंक टू अ सफिशिएंट कॉज विच विल बी सेपरेटली प्रिस्क्राइब्ड। कह रहा जो चॉइस है आधार को ना सबमिट करने की, नॉट टू सबमिट, वो जुड़ी हुई है एक सफिशिएंट कॉज से, इस तरह की एक चीज़ से। सफिशिएंट कॉज जो है इसमें एक मतलब एक प्रावधान है सफिशिएंट कॉज का। कह रहे ये चॉइस जो है जुड़ी हुई है एक सफिशिएंट कॉज के प्रावधान से। कह रहे ये एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा प्रोविज़न है जिसको सेपरेटली प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जिसको अलग से अभी इसी बिल में पास होने के बाद बताया जाएगा। तो सफिशिएंट कॉज को फुलफिल करते हो तभी आप आधार नहीं दे सकते हो। सफिशिएंट कॉज क्या है ये हमें पता नहीं है, आने वाले टाइम में बताया जाएगा। तो थोड़ा सा अनक्लैरिटी है लेकर के कि आधार देना जरूरी है या नहीं है ना। चॉइस की वर्ब है इज लिंक टू, विच की वर्ब है विल बी प्रिस्क्राइब, दोनों पैसिव वॉइस में। सफिशिएंट कॉज के लिए रेडी बनाना है विच, है ना। नॉट टू सबमिट, अगेन देखना टू के पहले ही नोट को रखें, टू के बाद में इंग्लिश में नोट को नहीं रखा जाता। कह रहा वेदर देन फ्यू परमिसिबल रीजंस नॉट टू इंटीमेट वंस आधार नंबर इंक्लूड एन ऑब्जेक्शन ऑन प्रिंसिपल इज अननोन। कह रहा है हाँ या ना, जो थोड़े बहुत परमिसिबल रीज़न मिलेंगे हमें, है ना, जिनकी इजाज़त ऐसे रीजन्स की हमें मिलेगी जो है नहीं इंटीमेट करने के, नहीं इन्फॉर्म करने के किसी भी आदमी के आधार नंबर को। कह रहा है हाँ या ना, ये सारे के सारे रीजन्स इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, शामिल करते हैं या नहीं करते हैं ऑब्जेक्शन ऑन प्रिंसिपल को, ऑब्जेक्शन इसी पूरे रूल के प्रिंसिपल को। कह रहा है ये चीज़ अभी भी अननोन है। कुछ लोग ऐसा मिल जाए अपने को जो यूं बोल दें कि इन प्रिंसिपल इस लॉ से हमें ऑब्जेक्शन है, इसलिए हम अपना आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं ये जो ऑब्जेक्शन का रीज़न है ना, ये इंक्लूड इस बिल में होगा या नहीं होगा, ये बात अभी भी अननोन है। अगर इंक्लूड होगा सफिशिएंट कॉज में तब आपका आधार नंबर नहीं लेंगे, आपको वोट करने दिया जाएगा। लेकिन ये एक बहाना अगर सफिशिएंट कॉज में इंक्लूड नहीं हुआ तो इसका मतलब है आपका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। समझ रहे हो ना, पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। द फ्यू मतलब जो भी थोड़े से, रीजंस की वर्ब इंक्लूड, वेदर वाला पूरा क्लोज जो है अपनी अलग से वर्ब लेता है, ये पूरे क्लोज की वर्ब है इज। कह रहा है इफ एन इंडिविजुअल्स रिफ्यूजल टू सबमिट द डिटेल इज डीम्ड अनएक्सेप्टेबल इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेंचाइज। वही बात बोल रहा है। कह रहा है अगर किसी आदमी की मनाही है सबमिट करने को डिटेल्स को, वो कंसीडर होती है, डीम्ड होती है, मानी जाती है
अनएक्सेप्टेबल। तो कह रहा है ये रिजल्ट कर सकती है उस आदमी के वोटिंग लिस्ट से नाम कटने को, लॉस ऑफ फ्रेंचाइज को। फ्रेंचाइज आप देख चुके हो ना, इलेक्शन में वोटिंग करने का हक आपका फ्रेंचाइज कहलाता है। तो कोई आदमी की अप्रूवल रिफ्यूजल जो है अगर एक्सेप्टेबल नहीं हुई तो इसका मतलब है उसका नाम जो है कट जाएगा। तो ऐसा भी इस बिल में हो सकता है। रिफ्यूजल की वर्ब है इज डीम्ड, पैसिव वॉइस में। इट की वर्ब है में, रिजल्ट। रिफ्यूजल मतलब मनाही। कह रहा देयरफॉर द मेजर में फेल द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसलिए ये जो कदम है ये फेल कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट की उस कसौटी का जो है प्रोपोर्शनैलिटी की। इतना बड़ा बदलाव मत करो जिससे लोगों का इलेक्शन जो है लिस्ट से नाम कट जाए, है ना। प्रोपोर्शनल मेजर्स आपको उठाने, इस कसौटी पे बिल खरा नहीं उतरेगा। मेजर की वर्ब है में, फेल। कह रहा है इफ द गवर्नमेंट रियली हैज नो अल्टीरियर मोटिव इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगरिंग मास डिलीशंस फ्रॉम द इलेक्टोरल रूल्स, it must invite public opinion and allow deeper parliamentary scrutiny before implementing the new provisions that now have the approval of both houses of parliament। कह रहा है अगर सरकार के पास वास्तव में कोई अल्टीरियर, कोई हिडन, कोई सीक्रेट मोटिव नहीं है, इरादा नहीं है इस रूप में, इस फॉर्म में जो है ट्रिगर करने का, कोज करने का बड़े स्केल पे नाम कटौती को, डिलीशन को। डिलीशन मतलब नामों में कटौती, और किससे? इलेक्शन रोल से, मतदाता सूची से। अगर सरकार वास्तव में कोई हिडन एजेंडा नहीं लेकर चल रही है ऐसा कि हम बहुत लोगों का नाम काटेंगे इलेक्शन जो है रोल में से, कह रहा अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को पब्लिक ओपिनियन को इन्वाइट करना ही चाहिए और सरकार को अलाउ करना ही चाहिए पार्लियामेंट की और ज़्यादा स्क्रूटनी को, और ज़्यादा जांच को। और किससे पहले? इससे पहले कि सरकार इंप्लीमेंट करे, सरकार लागू करे नई प्रोविजंस को जो अब जिनके पास अब है अप्रूवल दोनों ही हाउसेज की, राज्यसभा और लोकसभा की। समझ गए ना। तो बिल तो पास ऑलमोस्ट हो ही चुका है, लेकिन सरकार का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सरकार को ओपिनियन लेके बहस करवा के ही इस बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़, अल्टीरियर छुपा हुआ, लेटेंट, हिडन आप जानते हैं, सीक्रेट, है ना। ट्रिगर करना मतलब कोज करना, डिलीशन मतलब डिलीट करने का काम, हटा देने का काम। इट की वर्ब है मस्ट इनवाइट, इट की दूसरी वर्ब है इट मस्ट अलाउ। मस्ट को एक बार लिखा गया, दूसरी बार नहीं लिखा गया है। दैट की वर्ब है हैव, दैट आया प्रोविजंस के लिए। स्क्रूटनी मतलब जांच, प्रोब, एग्जामिनेशन। इम्प्लीमेंट करना मतलब अमल में लाना। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। थोड़ा लंबा आर्टिकल था आज का। जब लंबे आर्टिकल होते हैं तो अपनी क्लास का टाइम लंबा कर देते हैं ये आर्टिकल्स, है ना। अब अपना आज का क्विज है। फ्रेंचाइज मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ पूरे आर्टिकल में। अपने आप से बताओ फ्रेंचाइज का क्या मीनिंग होता है? अल्टीरियर, स्पेशल राइट, रिलक्टेंस या एप्रीहेंशन। फिर आपको दो एरर्स निकालनी है सेकंड और थर्ड में। एरर्स कहाँ मिलेंगी? न्यूज़ नाम के वर्ड की तरफ ध्यान देना, और फिर आपको देखना है कंप्लेन नाम के वर्ड को, ठीक है। ये क्या नाउन है या वर्ब है, किसकी आपको ज़रूरत है, ब्रेक करके चेक करो। और न्यूज़ को कैसे यूज़ करते हो बता चुका हूँ। न्यूज़, लेजिस्लेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, है ना। तो दो एरर्स इसमें आपको मिलेंगी। लास्ट वाले में आपको देखना है ऑन द फेस ऑफ इट नाम के एडवर्बियल फ्रेज को आप कैसे यूज़ करेंगे। रेगुलेशंस के हिसाब से दैम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। और फिर आपको इधर चौथे वाले में बताना है, पाँचवें वाले में इन चारों में से कौन सा वर्ड सही तरीके से बैठेगा सेवरल नाम के एडजेक्टिव के बाद, है ना। सेवरल के बाद जनरली प्लूरल नाउन से हम यूज़ करते हैं। तो रेमिफिकेशंस या इम्प्लीकेशन, यूनानिमिटीज़ या वीड आउट क्या यूज़ किया जाए। बहुत ही सिंपल सा क्विज है। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जाओ, आपको इसका आंसर मिलेगा। आप जाके अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करें, है ना। कितने मार्क्स मिले जरूर बताना आउट ऑफ 5। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्स, नया कोर्स, पुराना कोर्स, एनीथिंग यू वांट यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑन दिस नंबर, है ना। ये व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। अंटिल देन साइनिंग आउट।